हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डीओई दिल्ली की तरफ से क्लास 10 के लिए साइंस का प्रैक्टिस पेपर दिया गया है। तो उसके सेक्शन सी तक हम क्वेश्चंस यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम सेक्शन डी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो 34th क्वेश्चन का ए पार्ट हमारे पास क्या दिया गया है। डिफाइन एन एसिड बेस इंडिकेटर। एक एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है। मेंशन वन सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर। एक सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा। एन एसिड बेस इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच हैज़ वन कलर इन द एसिडिक मीडियम एंड अ डिफरेंट कलर इन द बेसिक मीडियम। तो एक एसिड बेस इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका कोई एक कलर एसिडिक मीडियम में होता है और दूसरा कलर जो है वो बेसिक मीडियम में होता है, एक अलग कलर बेसिक मीडियम में होता है। वन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर इज फिनोल्फ्थेलिन। तो जो अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर की तो वो होता है फिनोल्फ्थेलिन। बी पार्ट क्या है हमारे पास। इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी। अगर मान लीजिए फैमिली में किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादा खाना खाने के बाद, तो इनमें से कौन से सब्सटेंस जो है वो रेमेडी के तौर पर आप सजेस्ट करेंगे। लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा आप सजेस्ट करेंगे। मेंशन द प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ विच यू विल चूज द रेमेडी। तो जो ये लेमन जूस हुआ, विनेगर हुआ या बेकिंग सोडा, तो इनमें से आप उसको आपको प्रॉपर्टी बतानी है जो रेमेडी आप चूज करोगे उसकी। तो ऐसे केसेस में जो है यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन विल बी सजेस्टेड फॉर द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी। तो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिटी की प्रॉब्लम के लिए सजेस्ट किया जाएगा। आफ्टर ओवर ईटिंग एक्सेस सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉजेज एसिडिटी। जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो उसके बाद ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जिसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है। बेकिंग सोडा या फिर NaHCO3 भी जिसको बोलते हैं इज द बेस एंड इट न्यूट्रलाइजेज द एक्सेस एसिड फॉर्म्ड इन द स्टमक। तो बेकिंग सोडा एक बेस होता है और ये जो एक्सेस एसिड होता है उसके साथ उसको न्यूट्रलाइज कर देता है जो हमारे स्टमक में बन जाता है। तो एक बेस है NaHCO3 और जब वो एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, और CO2 रिलीज हो जाएगी और H2O फॉर्म होगा। ठीक है। नेक्स्ट 35th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसका ए पार्ट है व्हाट आर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होती हैं। राइट टू एग्जांपल्स ईच ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कॉज्ड बाय नंबर 1 वायरसेस एंड नंबर 2 बैक्टीरिया। और दो एग्जाम्पल लिखने हैं सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो वायरस कॉज करता है और जो बैक्टीरिया कॉज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज आर दोज डिजीजेज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी बाय सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। तो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज वो डिजीजेज होती हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में ट्रांसमिट होती है सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू। और फर्स्ट पार्ट जो है हमारा क्या था, STDs कॉज्ड बाय वायरस। जो वायरस से कॉज होती है STDs वो कौन कौन सी है, एड्स और हेपेटाइटिस बी। और STDs कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया द्वारा जो कॉज होती है वो है गनोरिया और साइफिलिस। इसका बी पार्ट क्या है, एक्सप्लेन हाउ द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीजेज इज प्रिवेंटेड। इस तरीके की डिजीजेस से कैसे बचाव किया जा सकता है, उनका ट्रांसमिशन कैसे रोका जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ STDs। कैसे बचा सकते हैं STDs के ट्रांसमिशन को। फर्स्ट है हैविंग सेक्स विद इन्फेक्टेड और एनी अननोन पर्सन शुड बी अवॉइडेड। किसी इन्फेक्टेड या किसी अननोन पर्सन के साथ सेक्स करने को अवॉइड करना है। सेकेंड, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, सिरिंजेस एक्सेट्रा मस्ट बी प्रोहिबिटेड। जो ये सुई होती है इंजेक्शन्स की या सिरिंजेस होती हैं, इनकी जो शेयरिंग है वो नहीं करनी चाहिए, वो रोक देनी चाहिए। द सर्जिकल एंड डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स शुड बी स्टेरिलाइज्ड प्रॉपरली बिफोर यूज़। और जो जितने भी सर्जरी के या जो डेंटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको दोबारा यूज़ करने से पहले प्रॉपरली स्टेरिलाइज कर लेना चाहिए।
अब इसका और वाला पार्ट का ए पार्ट क्या है, लिस्ट 2 रीजंस फॉर द अपीयरेंस ऑफ वेरिएशंस अमंग द प्रोजेनी फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 रीज़न बताने हैं जो ये वेरिएशंस होती हैं प्रोजेनी के बीच जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उस दौरान जो प्रोजेनी फॉर्म होती है तो उनमें वेरिएशंस क्यों आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा द 2 मेजर रीजंस फॉर द अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन अमंग द प्रोजेनी फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर। क्या रीजंस है, पहला है क्रॉसिंग ओवर इज द प्रोसेस इन विच डीएनए इज एक्सचेंज बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस, दिस कॉजेज वेरिएशन इन द प्रोजेनी। क्रॉसिंग ओवर एक प्रोसेस होता है जिसमें जो डीएनए होता है वो एक्सचेंज होता है किसके बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज होता है जब मियोसिस होता है उस दौरान। तो इस वजह से भी क्या है, जो प्रोजेनी होती है उसमें वेरिएशन आ जाती है। और सेकंड रीज़न है द प्रोजेनी फॉर्म ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एज वेल एज द फादर। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी फॉर्म होता है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो माता की भी आती है और पिता की भी आती है। सो बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर एंड रिजल्ट इन वेरिएशन। और इसी वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं और इस वजह से उसमें वेरिएशन आ जाती है। अब जो इसका बी पार्ट है उसमें हमें एक फिगर को लेबल करना है और उसके पार्ट्स के बारे में बताना है। तो देखो ये कुछ इस तरीके की फिगर दी गई है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ये यहाँ पे ए पार्ट बताना है कि ये ए पार्ट क्या होता है, फिर ये बी वाला पार्ट क्या बोला जाता है, सी वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, और जो ये डी वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं। तो पहले एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया नेम द पार्ट मार्क्ड ए इन द डायग्राम। जो पार्ट ए जो मार्क किया गया डायग्राम में उसका नाम बताना है। तो देखो ये है हमारे पास ए, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कि इसका नाम क्या होगा हमारे पास। तो जो ये ए पार्ट है, पार्ट ए लेबल्ड इज पोलन ग्रेन, तो ये होता है पोलन ग्रेन। फिर इन्होंने पूछा है हाउ डज ए रीच टू पार्ट बी। अब ये ए यानी कि जो पोलन ग्रेन है ये पार्ट बी तक कैसे पहुंचेगा। तो यानी कि ये तो हमें पता चल गया कि ये होता है पोलन ग्रेन। अब ये जो है ये पोलन ग्रेन इस बी पार्ट तक कैसे आएगा ये बताना है। तो हम पहले देख लेते हैं कि बी पार्ट है क्या और ये यहाँ तक कैसे पहुंचेगा। तो द पार्ट बी इज स्टिग्मा, तो जो बी पार्ट है वो स्टिग्मा होता है। एंड द पोलन ग्रेन रीच द स्टिग्मा ड्यूरिंग पॉलिनेशन, और जो पोलन ग्रेन है ये स्टिग्मा तक पॉलिनेशन प्रोसेस के थ्रू पहुंचेगा। तो जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्ट सी। तो जो ये थर्ड वाला पार्ट है इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है। तो ये जो पार्ट सी है, पार्ट सी इज द पोलन ट्यूब, इसको पोलन ट्यूब बोलते हैं। द पोलन ट्यूब कैरीज द गैमीट्स टू द एम्ब्रायो सैक फॉर फर्टिलाइजेशन। इस पोलन ट्यूब का काम क्या होता है, जो गैमीट्स होते हैं उनको एम्ब्रायो सैक तक लेकर जाती है ये पोलन ट्यूब और फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये जो सी पार्ट है ये हमारे पास क्या है, ये है पोलन ट्यूब। ये हो गए हमारे पोलन ग्रेन्स, ये स्टिग्मा और ये पोलन ट्यूब। अब नेक्स्ट डी पार्ट के लिए देखते हैं क्या दिया गया है। What happens to the part marked D after fertilization is over? इस पार्ट डी का क्या होगा जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो पार्ट डी में क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो पार्ट डी है इज दी एग सेल। पार्ट डी पहले तो क्या है, एग सेल है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन विद द मेल गैमीट्स द एग सेल फॉर्म्स द जाइगोट, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी मेल गैमीट्स के साथ तो जो ये एग सेल है ये जाइगोट फॉर्म कर देगी। तो ये सारे पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। ये होता है पोलन ग्रेन, ये होता है स्टिग्मा, ये होता है पोलन ट्यूब और ये होती है हमारी एग सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास क्या है, 36 क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उसका ए पार्ट है टू स्टूडेंट्स परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन टू गिवन रेजिस्टर्स R1 एंड R2 एंड प्लॉट द फॉलोइंग VI ग्राफ्स। दो स्टूडेंट्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए दो रजिस्टर्स R1 और R2 पे और उन्होंने VI ग्राफ जो है वो प्लॉट किया, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो है VI ग्राफ जो है उन्होंने प्लॉट कर दिया। यहाँ पे ये इसको T1 कर लेना आप और इसको T2,
ये T2 यहाँ पे, ठीक है, ये T1 है। इस वाले फिगर में जो है इसको T1 और इसको T2 कर लेना। तो उसके बाद उन्होंने कहा है इफ़ R1 इज़ ग्रेटर देन R2 विच ऑफ द टू डायग्राम्स, यहाँ पे T1 को R1 के इक्वल मान लेना और T2 को R2 के इक्वल मान लेना। करेक्टली रिप्रेजेंट्स द सिचुएशन ऑन द प्लॉटेड लाइन्स। तो इन अगर R1 जो है वो R2 से बड़ा होगा इन दोनों डायग्राम्स में, T1 जो है R1 के इक्वल है और T2 R2 के इक्वल है, तो कौन सी करेक्टली इस सिचुएशन को प्लॉटेड लाइंस जो है वो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रही है कि जहाँ पे R1 R2 से बड़ा होगा, जस्टिफाई करना अपना आंसर। तो देखो यहाँ पे एक तो T1 और T2 ये किसके इक्वल है, R1 R2 के इक्वल है। तो एक तो इसको यहाँ करेक्ट कर लेना, ये T1 है, ये T2 है, और यहाँ पे ये T2 और ये T1 है, और ये T1 R1 के इक्वल होता है और T2 R2 के इक्वल दिया गया है। तो जो फर्स्ट वाला जो डायग्राम होगा जिसमें ये T1 है, ये T2 है वी आई पे, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये इस सिचुएशन को करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि R1 ग्रेटर देन R2 दिया गया है। अब R1 ग्रेटर है, इसका मतलब जो स्लोप है ग्राफ का V अपॉन आई, वो स्लोप भी क्या होगा, बड़ा होगा। अगर R1 ग्रेटर है तो स्लोप भी बड़ा होगा, डायग्राम 1 वाला, ठीक है। तो इसलिए ये करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है इस सिचुएशन को जहाँ पर R1 ग्रेटर देन R2 होगा, ठीक है, क्योंकि T1 इज इक्वल टू R1 है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे R1 का स्लोप ज़्यादा बड़ा है, इसलिए V अपॉन आई क्या ग्राफ जो है वो बड़ा हो जाएगी, उसकी वैल्यू जो है R1 के लिए ग्रेटर हो जाएगी। तो इसलिए इस सिचुएशन में जो है R1 ग्रेटर देन R2 को रिप्रेजेंट करेक्टली किया जाएगा। अब बी पार्ट क्या दिया गया है हमें, वाई इज एन एमीटर लाइकली टू बर्न आउट इफ यू कनेक्ट इट इन पैरेलल। ये बर्न है बेटा, और एक एमीटर जो है वो बर्न आउट क्यों हो जाएगा, जल क्यों जाएगा अगर उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया तो इसका आंसर हो जाएगा एन एमीटर इज लाइकली टू बर्न इफ कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज द एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस एंड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज वेरी स्मॉल लीडिंग टू फ्लोइंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट एंड हेंस इट बर्न्स आउट। एक एमीटर क्यों जल जाएगा जब उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और जब इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है तो जो इसका रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस कम हो गया यानी कि उसमें से करंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में पास हो सकता है। अब करंट ज़्यादा बढ़ गया तो इसका मतलब वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, वो जल जाएगा। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, द वोल्टेज करंट ग्राफ ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 इज शोन इन द फिगर। तो जो फिगर में क्या दिखाया गया है, वोल्टेज करंट ग्राफ में जो दिया गया है एक मेटालिक कंडक्टर का, उसमें दो डिफरेंट टेम्परेचर्स दिए गए हैं। एट विच टेम्परेचर इज द रेजिस्टेंस हायर, तो कौन से टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा हमारे पास, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ इज, ओम्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होती है हमारे पास, V इज इक्वल टू आई आर। दस ग्राफ बिटवीन V वर्सेस I गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्लोप R। तो जो V और I का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन देगा जिसका स्लोप R होगा, ठीक है। सिंस स्लोप एट T2 इज मोर देन स्लोप एट T1, अब क्योंकि जो T2 का स्लोप है वो T1 से ज़्यादा दिया गया है, फॉर मेटालिक कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जो मेटालिक कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसी का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए दस रेजिस्टेंस इज हायर एट T2। तो T2 का क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था तो रेजिस्टेंस भी किसका ज़्यादा हुआ, T2 वाले का ही हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ है। तो ये जो सी पार्ट का आंसर है वो हमें इस फिगर के अकॉर्डिंगली देना था। तो यहाँ पे T2 का स्लोप ज़्यादा है तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो यानी कि V और I डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि R जो है ज़्यादा हो जाएगा, R का जिसका स्लोप ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पे T2 है, T2 का स्लोप ज़्यादा है, T2 इज इक्वल टू R2, जो ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए जो है इस वाले का हमारे पास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है।
तो इस वीडियो में हम सेक्शन डी तक के हमने जो प्रैक्टिस पेपर है साइंस का उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं और आपको वीडियो समझ में आ गई और अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो सेक्शन है उसके साथ। और तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।